हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एक एंट्री लेवल जज के पास क्या स्पेशल पावर्स होती हैं कोर्ट में। तो आज के सेशन में देखेंगे कि जब आप जज बन जाएंगे तो आपके पास क्या स्पेशल पावर्स होंगी, कि क्या स्पेशल पावर्स दे रखी हैं अंडर कोर्ट। सेक्शन 165 में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक जजेस को आपको स्पेशल पावर दी गई है कि आप किसी भी पार्टी से या किसी भी विटनेसेस से किसी भी टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ जो प्रोसीडिंग्स होती हैं आपकी सेक्शन 165 में, वो इनकस्टोरियल प्रोसीडिंग्स होती हैं। इनकस्टोरियल प्रोसीडिंग्स मतलब ऐसी प्रोसीडिंग्स जिसका इंटेंशन होता है टू फाइंड आउट द रियल ट्रूथ ऑफ द फैक्ट। और पर्पस क्या है सेक्शन 165 का? पर्पस इस सेक्शन को इनकॉर्पोरेट करने का इंडियन एविडेंस एक्ट में है टू फाइंड आउट द एक्चुअल प्रूफ ऑफ द रेलेवेंट फैक्ट, कि क्या रेलेवेंट फैक्ट का एक्चुअल प्रूफ है। ये इस सेक्शन का मेन पर्पस है। अब इस सेक्शन में मैंने बताया कि यहाँ पे जजेस को वाइडर पावर दी गई है कि वो किसी भी टाइम किसी भी नेचर का क्वेश्चन पूछ सकती हैं पार्टीज से और विटनेसेस से। तो यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट पे तो क्वेश्चन पूछ सकता है जजेस क्वेश्चन, एट द सेम टाइम इररेलेवेंट फैक्ट्स पे, आपके हेयरसे एविडेंसेस पे भी जजेस यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं पार्टीज से। इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 165 के अंडर, ये जो पार्टीज एविडेंस देती हैं कोर्ट के आगे, ये सेक्शन जो है उन एविडेंसेस को बहुत कंप्रिहेंसिव कर देता है। नाउ इन अ केस ऑफ नेपाल चंद्र रॉय वर्सेस नेताई चंद्र दास 1977 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे जजेस को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए जुडिशियल प्रोसीडिंग में इन ऑर्डर टू सी दैट जस्टिस इज बीइंग डन। एट द सेम टाइम यहां पे कोर्ट ने एम्फसाइज की एक बात पे कि जजेस को एक्टिवली पार्टिसिपेट तो करना है, एक्टिव रोल दिखाना है जुडिशियल प्रोसीडिंग में, बट एट द सेम टाइम उसको ओवर एंथुसियास्टिक नहीं होना है, ओवर जीलियस नहीं होना है। यहाँ पे जजेस को रादर पहले पार्टीज को मौका देना है कि वो क्वेश्चन पुट कर ले, वो एग्जामिन कर ले, उसके बाद अगर जज चाहे तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब नेचर कैसा होगा इस सेक्शन में, क्वेश्चंस का क्या नेचर होगा? तो मैंने बताया कि ये जजेस के पास स्पेशल पावर दी गई है, ये वाइडर पावर है जजेस के पास। तो जजेस यहाँ पे किसी भी नेचर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो इररेलेवेंट फैक्ट पे क्वेश्चन पूछना चाहे, चाहे वो रेलेवेंट फैक्ट पे क्वेश्चन पूछना चाहे, चाहे वो हेयरसे एविडेंस पे क्वेश्चन पूछना चाहे। तो यहाँ पे जजेस किसी भी नेचर का क्वेश्चन पूछ सकती हैं जब जजेस को लगे तो। यहाँ पे इस केस में जो बताया, हाईलाइट किया कि यहाँ पे ओवरजीलियस जजेस नहीं बिहेव करेंगे, एक्टिवली बिहेव करेंगे जुडिशियल प्रोसीडिंग में, ताकि ये देख पाए कि कंप्लीट जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पे कहता है कि क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट है आपका सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट में और सेक्शन 162 CRPC में? इज देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट? अगर आप ये सोचो कि ये दोनों सेक्शंस आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं या ये सेक्शंस आपस में हार्मोनियस है, तो सबसे पहले जानते हैं कि सेक्शन 162 CRPC का क्या कहता है। सेक्शन 162 CRPC का कहता है कि अगर कोई पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के सामने, तो वहां पे एक डिक्लेरेशन करी गई है सेक्शन में 162 में कि आप जो है उन स्टेटमेंट्स को यूज नहीं कर सकते एज एन एविडेंस, बस आप उसको यूज कर सकते हो टू कॉन्ट्रडिक्ट द पार्टीज, राइट। यहां पे क्या कहता है सेक्शन 165 में, क्या कहता है कि जजेस जो है किसी भी वक्त क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके पार्टीज से या विटनेसेस से। तो यहाँ पे सेक्शन 162 में कहा कि पार्टीज वो स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकती एज एन एविडेंस, बस कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज कर सकती हैं। बट यहाँ पे सेक्शन 162 में आपके जो यहाँ पे कहा गया है कि वो जो स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के सामने दिया जा रहा है उसको आप एज एन एविडेंस यूज नहीं करोगे, बट यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है कोर्ट पे। तो सेक्शन 165 में इंडियन एविडेंस एक्ट के कोर्ट जो है उन स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि 165 में जो पावर दी गई है जजेस को वो एक अनफिटर्ड पावर्स हैं, वो अनरिस्ट्रिक्टिव पावर्स हैं, वो एक वाइडर और स्पेशल पावर्स दी गई हैं आपके जजेस को क्वेश्चंस पूछने की। तो सेक्शन 162 रिस्ट्रिक्शन लगाता है पार्टीज पे कि आप वो स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते एज एन एविडेंस, बट एट द सेम टाइम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जजेस पे उन स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन पूछने के लिए। तो आई वुड से कि आपका सेक्शन 162
और 165 इंडियन एविडेंस एक्ट का और 162 सीआरपीसी का, दे आर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, रादर दे आर हार्मोनियस इन नेचर। यहाँ पे ये कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, ये एक दूसरे के साथ हार्मोनियस है और ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग अहेड, स्पेशल पावर सीआरपीसी में क्या दे रखी है आपके? स्पेशल पावर सीआरपीसी में दो सेक्शंस में वाइडली दे रखी हैं, सेक्शन 311 सीआरपीसी का और सेक्शन 313 सीआरपीसी का। तो विल बी डिस्कसिंग सेक्शन 311 हियर राइट नाउ, कि यहाँ पे जजेस के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी पर्सन को सम्मन कर सकता है अपीयर करने के लिए, कि यहाँ पे जजेस जो है किसी भी वक्त किसी भी पर्सन को, किसी भी विटनेस को सम्मन करके बुला सकता है। नाउ इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी कब आती है? देखो ट्रायल प्रोसीडिंग्स में तो वहां पे ऑलरेडी प्रोविजन दे रखा है आपका सम्मनिंग ऑफ द विटनेस का, राइट? सो यहाँ पे सेक्शन 311 पिक्चर में नहीं आता। तो सेक्शन 311 कब पिक्चर में आता है? सेक्शन 311 आपका सीआरपीसी का पिक्चर में तब आता है जहां पे पार्टीज जो है आउट ऑफ टर्न किसी विटनेस को सम्मन करना चाहती है, या फिर जहां पे कोर्ट जो है किसी कोर्ट विटनेस को सम्मन करके बुलाना चाहता है। यहाँ पे एक डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट के पास, कोर्ट की ये स्पेशल पावर है और यहाँ पे कोर्ट की एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है कि वो किस विटनेस को सम्मन करेगा या नहीं करेगा। नाउ सम्मनिंग अ विटनेस क्या होता है कि भाई कोर्ट का बुलावा गया है किसी विटनेस के पास कि तुम आओ कोर्ट में अपेयर हो, टेस्टिमनी दो। तो यहाँ पे अगर कोर्ट को लगता है कि उस पर्टिकुलर विटनेस की टेस्टिमनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिसीजन हो सके, एक जस्ट डिसीजन हो सके केस का, या बेस्ट डिसीजन दिया जा सके केस में, इसलिए उस पर्टिकुलर विटनेस की टेस्टिमनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कोर्ट के पास अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके उसको सम्मन करके बुला सकता है। नाउ मूविंग अहेड, ये कहता है कि अगर मान लो कोई सम्मन कोई आपका विटनेस जो है वो ऑलरेडी कोर्ट में अपनी टेस्टिमनी दे चुका है और वो दे के घर चला गया है, तो क्या कोर्ट उसको दोबारा रीसम्मन करके बुला सकती है? बिल्कुल। सेक्शन 311 सीआरपीसी में आपके कोर्ट के पास स्पेशल पावर है कि किसी को भी रीसम्मन कर सके, किसी भी विटनेस को जो ऑलरेडी आके अपनी टेस्टिमनी दे चुका है कोर्ट में। बट देन अगेन यहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है टू चेक इट आउट कि क्या उस पर्टिकुलर विटनेस की टेस्टिमनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है और लगता है कि जस्ट डिसीजन ऑफ द केस के लिए उस पर्टिकुलर टेस्टिमनी, उस पर्टिकुलर विटनेस की टेस्टिमनी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे कोर्ट उसको रीसम्मन करके बुला सकती है, दोबारा बुला सकती है एग्जामिन करने के लिए। यहाँ पे पार्टीज जो है आउट ऑफ टर्न चाह रही हैं कि वो जो है किसी पर्टिकुलर विटनेस को एग्जामिन करें, तो यहाँ पे अपना कोर्ट स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी में किसी भी विटनेस को आपको सम्मन करके बुला सकता है। Moving ahead, summoning will be done under section 311 as I have told you कि सम्मन करके बुलाओगे सेक्शन 311 में सीआरपीसी के। बट नाउ जजेस उससे क्वेश्चन कब कैसे पूछेंगे, कौन से सेक्शन में पूछेंगे, क्या कनेक्शन है इसका इंडियन एविडेंस एक्ट से, कि आपसे जजेस क्वेश्चन पूछेंगे उस विटनेसेस से कब? सेक्शन 165 के अंडर या सेक्शन 137 के अंडर। यहाँ पे सम्मनिंग तो हो रही है, सम्मन करके बुलावा दिया जा रहा है उसको सेक्शन 311 में। एट द सेम टाइम उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 165 और 137 के अंडर। 165 में बताया कि जजेस किसी भी टाइम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और 137 में जहां पे पार्टीज जो है उससे उसको एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन और उसका री एग्जामिनेशन होता है, राइट? तो यहाँ पे ये दोनों सेक्शन जो है आपके कॉम्प्लीमेंट्री है इन नेचर। आपका सेक्शन 311 सीआरपीसी का अलॉन्ग विद आपका 165 and 137 of Indian Evidence Act, they are complementary in nature। ये कॉम्प्लीमेंट्री हुए क्योंकि सम्मन करके बुलावा हम सेक्शन 311 में दे रहे हैं सीआरपीसी के, लेकिन क्वेश्चन जजेस या पार्टीज जो हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में पूछती हैं। नाउ नेक्स्ट इज, जैसे बताया कि सेक्शन 311 में जो पावर्स दे रखी हैं वो डिस्क्रिशनरी पावर है, जुडिशियल डिस्क्रिशन है। वहां पे जजेस अपना जुडिशियल विजडम अप्लाई करते हैं और डिसाइड करते हैं कि टेस्टिमनी उसकी इंपॉर्टेंट है उस विटनेस की, तो उसको सम्मन करके किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है। एट द सेम टाइम यहाँ पे सम्मन जो है कोर्ट कर सकती है या तो पार्टीज की एप्लीकेशन पे या फिर सुओ मोटो भी। नाउ सेक्शन 311 जो है आपका 311 जो है आपका, उस सेक्शन में क्या है कि बताया है कि अगर आप सम्मन कर रहे हो किसी को
और सम्मन आप इस इंटेंशन से कर रहे हो कि किसी की पार्टी की गलतियों को आप रेक्टिफाई कर लो, तो इस सेक्शन का ये पर्पस बिल्कुल नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन लगाता है और कोर्ट को लगता है उस पर्टिकुलर विटनेस की टेस्टिमनी इंपॉर्टेंट है केस के लिए, बेशक उससे जो है किसी पार्टी की गलतियों का रेक्टिफिकेशन हो रहा है, तो भी यहाँ पे जज अपनी स्पेशल पावर यूज करके उस पर्टिकुलर विटनेस को सम्मन देके बुला सकता है। नाउ मूविंग अहेड टू सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी 313। ये सेक्शन क्या कहता है कि यहाँ पे आप पर्सनल एग्जामिनेशन करते हो एक्यूज का। ये एक स्पेशल पावर दी गई है जजेस को, जहां पे वो एक्यूज को जो है पर्सनल एग्जामिन करते हैं। इस सेक्शन में क्या बताया? इस सेक्शन में बताया है कि जजेस के पास स्पेशल वाइडर पावर्स दे रखी हैं कि वो जो है एक्यूज को बुलाकर उससे पर्सनल जो है एक्सप्लेनेशन मांगे उन एविडेंसेस पे जो प्रोसिक्यूशन ने उसके खिलाफ दिए हुए हैं। यहाँ पे जो होता है ये मैन टू मैन होता है। जैसे जजेस जो है एक्यूज को बुलाते हैं तो एक्यूज से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो एक्यूज ही उसका रिप्लाई कर रहा है, उसका काउंसिल यहाँ पे रिप्लाई नहीं करता। तो यहाँ पे एक्यूज को बुला के पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारे पास क्या जवाब है, क्या एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे पास, जो तुम्हारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने एविडेंसेस दिए हैं उसके लिए तुम्हारे पास क्या एक्सप्लेनेशन है। नाउ मूविंग अहेड ये कहता है कि जब आपका प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो है देता है उस टाइम पे यहाँ पे कोर्ट जो है डिस्क्रिशनरी पावर अप्लाई करता है। डिस्क्रिशनरी अप्लाई करता है पावर आपकी सेक्शन 313 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में जजेस के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो पर्सनली एग्जामिन करे या ना करे एक्यूज को। यहाँ पे वो ड्यूटी बाउंड नहीं है। एट द सेम टाइम आपका सेक्शन 313 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में द वर्ड शैल हैज बीन यूज्ड इन योर सेक्शन। यहाँ पे कोर्ट जो है ड्यूटी बाउंड है कि वो जो है एग्जामिन करे ही करे एक्यूज को। अब वो कौन सी स्टेज होती है जैसे स्टेज पे आपका जजेस जो है बाउंड हो जाते हैं एग्जामिन करने के लिए एक्यूज को? वो स्टेज तब आती है जब आपका प्रोसिक्यूशन जो है एविडेंस दे चुका होता है और अभी डिफेंस को एविडेंस देने होते हैं। मतलब कि प्रोसिक्यूशन ने अपने एविडेंसेस दे दिए हैं, अभी डिफेंस देगा, उस टाइम के बीच में जो है आप उसको बाउंड हो उससे जो है पर्सनली उसको एग्जामिन करने के लिए एक्यूज को। तो यहाँ पे शैल वर्ड जो यूज हुआ है ये क्या कर देता है, ये जजेस को बाउंड कर देता है कि आप जो है पर्सनली एग्जामिन करो ही करो एक्यूज को। और वो स्टेज जो होती है व्हेन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस इज ओवर एंड बिफोर द डिफेंस एविडेंस स्टार्ट। अभी डिफेंस का स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस खत्म हो गए हैं, उस टाइम के बीच में जजेस जो है बाउंड होते हैं कि वो पर्सनली एग्जामिन करें आपके एक्यूज को। नाउ अब सम्मन केसेस जो पेटी केसेस होते हैं तो इसके प्रोवाइजो में ये बात कही गई है कि सम्मन केसेस में अगर किसी एक्यूज की अटेंडेंस डिस्पेंस्ड है, अगर उसको कह रखा है कि तुम मत अपीयर हो कोर्ट में, उसकी अपीयरेंस को डिस्पेंस कर रखा है सेक्शन 205 में या 317 में सीआरपीसी के, तो आप जो है उसकी एग्जामिनेशन भी डिस्पेंस कर सकते हो। बट इन विच केसेस? इन सम्मन केसेस, पेटी केसेस जो बहुत स्मॉल केसेस होते हैं, राइट? तो इस केसेस में उनके आपको जो है ये पावर दे रखी है, आप उसके अटेंडेंस को डिस्पेंस कर सकते हो। सो दीज वर द स्पेशल पावर्स अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट एंड अंडर सीआरपीसी। ये स्पेशल पावर्स दे रखी हैं कि जब आप जज बन जाओगे तो आपके पास ये स्पेशल पावर्स होंगी। आई होप दिस सेशन वॉज फ्रूटफुल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।